हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यंग माइंड एकेडमी। फ्रेंड्स, यंग माइंड एकेडमी लेके आया है आपके लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है हमारे यूट्यूब चैनल यंग माइंड एकेडमी पे अवेलेबल रहेगा। इस कोर्स में उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम आपका एसएससी का हो, सीसैट का हो, रेलवेज़ का हो या फिर हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का हो। जैसे कि आपको पता है कि पटवारी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें भी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो हमारा कोर्स है फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को रीबिल्ड करेंगे। तो आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को इस कोर्स में अपने बेसिक को रीबिल्ड करने का मौका मिलेगा। हम अपने बेसिक को एडवांस लेवल तक बनाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट की जो है वो क्लियरिटी करेंगे। साथ ही साथ PYQ एंड शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे। PYQ जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं किसी भी टॉपिक से, और उन क्वेश्चंस को जो है वो शॉर्टकट ट्रिक्स के ज़रिए कैसे करना है ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपका जो है टाइम सेव हो पाए। साथ ही साथ आपको मिलेगी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि एक टॉपिक के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिखे जाते हैं और उन सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, उसके लिए सबसे नेसेसिटी है कि उन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस कंप्लीट कोर्स में हम क्वेश्चंस की वैरायटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। डिफरेंट वैराइटीज़ के क्वेश्चन जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड बना रहे आपका ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये जो कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका स्टेट बोर्ड का कोई एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या फिर बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं। और ये हमारा जो कोर्स है बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है, इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक चीज़ डिटेलिंग में जो है वो सिखाई जाएगी। बात करते हैं टॉपिक्स की कि किस किस टॉपिक पे हमारा मेजर फोकस है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसके टॉपिक्स जो हैं हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस में सिमिलर ही देखे जाते हैं। एसएससी का सिलेबस उठा के देख लीजिए, वहाँ भी आपको यही टॉपिक मिलेंगे। चाहे आपका HPRCA का सिलेबस है, पटवारी का सिलेबस है, वहाँ भी आपको यही सिमिलर टॉपिक जो है देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आपको अलग से कोई कोर्स देखने की ज़रूरत है, आपको एक ही कोर्स में पूरे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा ये मोटिव रहेगा कि हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन हो जाए, ताकि आप जो है मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर जो है वो कर पाएँ। टॉपिक की ओर एक नज़र डालते हैं क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, चेन रूल, एलिगेशन, टाइम वर्क एंड पाइप, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टेम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड डाटा इंटरप्रेशन। यही बेसिक टॉपिक होते हैं और इनका डिफ़िकल्टी लेवल डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपसे जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट अगर आप कोई बेसिक एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई 10th या फिर +2 बेस का कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें आपसे बेसिक ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे टॉपिक यही रहते हैं और यही आपको जो है वो रिवाइज़ करने होंगे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और हमारा मेन फोकस जो है इन्हीं टॉपिक पे रहेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर वीडियो। यंग माइंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है आपको पूरी वीडियो डिटेलिंग के ज़रिए हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक के ऊपर जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल के साथ, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें और जो है अपने स्कोर को, अपने गवर्नमेंट जॉब के जो सपने को आप पूरा कर सकें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर, जो कि है मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स का टॉपिक 1, जो कि है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसा कि आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो आप स्कूल में जाते होंगे, मैथमेटिक्स की बुक में सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो नंबर सिस्टम होता है। हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए भी हमारे को इसकी ज़रूरत है, नंबर सिस्टम की।
और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लेंथी जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम ही है। यहाँ से जो क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है इतनी सारी बनती हैं कि एक दो वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं हो पाता। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर सिस्टम काफ़ी स्कोरिंग है, काफ़ी लेंथी है। आपको हर एक क्वेश्चन की वैरायटी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। स्टार्ट करते हैं कि आप कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इनमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा भी एक्सटर्नल इंक्लूड होते हैं, पर मेजर टॉपिक की बात करें तो ये हमारे पास कुछ मेजर टॉपिक हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन से। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी रूल की ओर देखेंगे, फिर जो है वो रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शनल रैशनल नंबर, डेसिमल एंड रिएक्टिंग नंबर, सर्च इंडिसेस, एडवांस नंबर सिस्टम। तो ये एक जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट कुछ एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो टॉपिक में इंक्लूड नहीं होते, तो उनको भी हमारी कोशिश यह रहेगी कि हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किया जाए, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन इंक्लूड किया जाए। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन से। तो हम जहाँ तक देख पाते हैं तो नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम जो है वो 4 कैटेगरी में नंबर सिस्टम को अभी 4 कैटेगरी नंबर सिस्टम की पता है, जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके बारे में जो है हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके बाद है आपका ऑक्टल, और एक है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये जो 4 कैटेगरी हैं ये है नंबर सिस्टम की कैटेगरी। हमारा मेन फोकस ये रहेगा डेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि एग्ज़ाम में यही जो है आपसे पूछा जाएगा। बाइनरी की बात करें तो ये 0 और 1 दो ही डिजिट के साथ डील करता है, ऑक्टल 8 के साथ, हेक्साडेसिमल जो है इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मेन फोकस डेसिमल नंबर सिस्टम पे रहेगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि नंबर सिस्टम में क्या आता है। नंबर सिस्टम में हमारे पास होते हैं डिजिट। अब डिजिट क्या होता है, डिजिट जैसे आपने पढ़ा होगा ना 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या है, डिजिट्स हैं। बट अगर इन डिजिट्स को क्वांटाइज्ड किया जाए, क्वांटाइज मतलब क्वांटिटी बताई जाए, जैसे 1 0 2 क्वांटिटी बतानी हो किसी चीज़ की, तो ये बन जाते हैं नंबर्स जब डिजिट को क्वांटाइज किया जाए, ठीक है। और जैसे कि नंबर जो होते हैं वो 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि नंबर और डिजिट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। डिजिट और नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम की। 4 टाइप के बारे में मैंने बता दिया। अब जो है हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू इसका भी ले लेते हैं कि नंबर सिस्टम को और कैसे कैटेगराइज किया जाता है। 2 टाइप के नंबर, एक है हमारे पास इमेजिनरी और एक है हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस है। देखिए आपने नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, इस तरह से लाइन जिसमें कि सेंटर में 0, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव, ओके। तो इस तरह की नंबर लाइन होती है। अगर इस लाइन को ना इनफाइनाइट तक इंक्रीज़ किया जाए, पॉजिटिव इनफाइनाइट यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। जितने भी नंबर हैं हमारे, जितने भी नंबर हैं जिनको कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसी नंबर लाइन पे, एक कॉन्टीन्यूअस और इनफाइनाइट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके ऐसे नंबर्स को, उनको कैटेगराइज कर दिया है रियल नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। जितने भी हमारे नंबर्स हैं जिनको कि एक कॉन्टीन्यूअस होनी चाहिए और इनफाइनाइट नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सके, उनको बोला गया है रियल नंबर्स। बात करें इमेजिनरी नंबर्स की, तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे पास √(-1), तो इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको मानते हैं इमेजिनरी, और इसकी वैल्यू जो ली जाती है वो ली जाती है आयोटा,
इसको बोला जाता है आयोटा। ठीक है, आयोटा जो है एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है। आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। आई से जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इमेजिनरी नंबर, फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो ये होते हैं रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और सॉरी इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी जो नंबर है, रियल और इमेजिनरी नंबर से मिलके बनते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। और इनकी जर्नल जो रिप्रेजेंटेशन होती है ए प्लस बी आयोटा। तो ए और बी जो है ये क्या है, ये है हमारे रियल पार्ट और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी को मिला के हमारे क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बनते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल और इमेजिनरी में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। रियल के बाद दो कैटेगराइज इनकी आती है कि एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं रैशनल। तो डेसिमल की बात करें, देखो किसी नंबर के डेसिमल होते हैं तो वो होते हैं या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाता है वो डेसिमल रहता नहीं। ठीक है, या फिर ऐसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट होने वाले जैसे कि मैंने लिख लिया 5/2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2.5, हमारा डेसिमल जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ही नहीं हो, जैसे कि 10/3 लिखा मैंने, इसको कट करोगे आएगा 3.333, जहाँ तक सॉल्व करोगे 3 सॉल्व भी नहीं होगा। तो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट एक और डेसिमल होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो कि ख़त्म भी नहीं होते और जो है वो रिपीट भी नहीं होते। जैसे पाई की वैल्यू आपने लिखी होगी 3.1473, इस तरह से जो है वैल्यू डिजिट जो है वो अलग अलग डिजिट आते हैं, एक के बाद एक रिपीट नहीं होता। √3 है, उसकी 1.7234 ऐसे चली जाती है वैल्यू, रिपीट नहीं होती। √2 है। तो इन कैटेगरीज़ को अलग अलग इस तरह से दिया कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले दे दिए रैशनल की कैटेगरी में, ये क्या होंगे रैशनल। बट ऐसे डेसिमल जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो गई, उनको बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और वो आ गए इरेशनल की कैटेगरी में। ठीक है, कौन से आ गए, इरेशनल की कैटेगरी में। एक और बात है कि ऐसे नंबर जिनको PYQ की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 ना हो, ऐसे कैटेगरी में लिखा जाए, उनको बोला जाता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या हो, जिनको PYQ की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू योर 0, तो उनको रैशनल की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये बात होगी इरेशनल रैशनल की। फिर आते हैं फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल देख लिया हमने कि किस तरह से फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। ठीक है, 10/3 इस तरह से, 10/2 तो फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर कैसे बनते हैं, नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव, तीनों को मिला लीजिए और क्या बनेगा हमारे पास, इंटीजर्स बनेंगे। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये आपको अभी तक पता लग गई होगी, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगी क्योंकि आप सभी को इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है होती है। आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम में। तो हमने देखा कि नंबर कैसे बनता है, 1 डिजिट से या फिर 2 डिजिट से, 3 डिजिट से, या नंबर ऑफ डिजिट से बन जाएगा हमारे पास एक नंबर, बहुत सारे डिजिट से। अब आती है बात की प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। एक नंबर बन गया, जैसे 6, 7, 8, 9 एक नंबर बन गया। अब इसमें हर एक डिजिट जो है, जैसे 9 है, आपने पढ़ा होगा कि 9 कौन से प्लेस पे है, 1 पे, 1 प्लेस पे है। 8 कौन से है, 10 पे है। 7 कौन से पे है, 100 पे है। 6 कौन से पे है, 1000 पे है। ठीक है, अब जो है हमें निकालनी है इनकी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू अब मेरे को 9 की चाहिए ना, 9 कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है।
तो वंस प्लेस के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 9। 8 कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगी। 7 की 100 प्लेस पे तो 700, 6 की 1000 पे है तो 6000। प्लेस वैल्यू के बाद कौन सा आता है फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू जैसे 3 4 5 है ना, तो वंस प्लेस पे 5 है, 5 की फेस वैल्यू चाहिए मेरे को, तो 5 की फेस वैल्यू होगी 5। 4 की क्या होगी 4 की होगी 4। 3 की होगी 3, मतलब वही डिजिट फेस वैल्यू होती है, वही डिजिट जो है आपका फेस वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। 9 की इसमें क्या होगी फेस वैल्यू 9 ही होगी। 8 की 8 होगी। 7 की 7 होगी। 6 की 6 होगी। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस को बोला जाता है स्थानीय मान, ठीक है, और फेस को बोला जाता है अंकीय मान, ठीक है। स्थानीय मान और अंकीय मान, स्थानीय मान जो है वो प्लेस वैल्यू वो डिपेंड करता है कि कौन से प्लेस पे। अंकीय मान जो होता है वो होता है उस डिजिट की वैल्यू, जैसे 5 की वैल्यू तो फेस वैल्यू 5 ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो चलता है। बट इतना जो है वो आपको अभी तक जानकारी जो है वो बेसिक मैं बता रहा हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। अभी थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाएंगे हम थोड़ी देर में, बट उससे पहले थोड़े अपने बेसिक्स जो है वो थोड़े देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम है। अभी हमने नॉर्मल की देख ली ना, डेसिमल होता है कि डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाले उनकी देख ली 1 10 100। जो राइट हैंड साइड को होते हैं डेसिमल के नंबर उनको बोला जाता है, जैसे राइट डेसिमल है यहाँ पर तो उसके एग्जैक्ट राइट में एक प्लेस पे उसको बोला है 10th डिजिट। 10th डिजिट उसके बाद 100th डिजिट, 1000th डिजिट। तो पहले हम 1st डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते थे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। अब डेसिमल के बाद आता है 10th डिजिट। 10th डिजिट तो 10th डिजिट को निकालने के लिए हम करेंगे 1/10 से मल्टीप्लाई में प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। 100th की निकालने के लिए 1/100, 1000 की निकालने के लिए 1/1000, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास चलता है डेसिमल के बाद वाले डिजिट। जैसे हमारे पास ये आ गया, अब एक नंबर आ गया, क्या बोल रहा है ये कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द सिटी। 8 देखो, अब 8 कहाँ है डेसिमल से राइट साइड को है ना, 10th और 100th। 100th है मतलब 8 आ गया हमारे पास डिजिट, और 100th है मतलब 1/100 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 0.08। ये आ गई इसकी प्लेस वैल्यू। उस तरह मैं बोलूँ 6 की निकालोगे, अब 6 की क्या होगी कौन से प्लेस पे 10th 100th और 1000। 1000 के लिए 1/1000 से किया भाई तो कितना आ गया 0.06, 006 सॉरी 0.06 जो है 06 इसकी क्या आ गई प्लेस वैल्यू आ गई। तो इस तरह से डेसिमल वाले डिजिट की भी आप निकाल सकते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। अभी इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। अब 7 की यहाँ से प्लेस वैल्यू निकालो, कौन से है राइट लेफ्ट को है ना, 1s 10s 100 1000 10,000। 7 है 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 आ गई। 70,000 जो है इसकी क्या आ गई प्लेस वैल्यू आ गई। फेस क्या होगी 7 की 7 ही होगी। इनके बीच का डिफरेंस निकालो, मतलब 7 से माइनस करो इसको 69993, तो ये आ जाएगी इसकी डिफरेंस। सम भी पूछा जा सकता है, सम के लिए ऐड करना पड़ेगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फॉर विच डिजिट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर इक्वल। कौन सा डिजिट है भाई ऐसा जो जिसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होगी। यहाँ पर देखो 0 है ना, 0 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और जो फेस वैल्यू देख रहे हो तो 0 ही है। तो 0 एक ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो है क्या होती है सेम होती है। ये था भी एक फाउंडेशन जैसे कि क्या होते हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, आपको काफ़ी इजी लगा होगा। थोड़ा सा अभी हम क्वेश्चंस की ओर जाएंगे, अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो है क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन अ सर्टेन नंबर इज़ 693 विच इन विच प्लेस इज़ 7। अब बोल रहा है कि 7 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस जो है वो कितना है 693 है।
कितना डिफरेंस है इनका, 693 है। अब जो है हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, अब देखो 7 है, किसकी बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही होगी ना भाई, ठीक है। 693 प्लेस फेस वैल्यू तो 7 की क्या होगी, 7 ही होगी। अब प्लेस वैल्यू देखनी है, प्लेस वैल्यू 7:7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1 प्लेस पे होगा तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते थे, 1 से, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻0, ये 1 नहीं होता है ना, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। और अगर मैं सेकेंड, अगर 1 प्लेस पे हुआ तो 0 लिखेंगे, 10 प्लेस पे हुआ तो 10⁻1 जो कि होता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻2 अगर 100 प्लेस पे हुआ, ठीक है। 10⁻3 अगर 1000 प्लेस पे हुआ, ऐसे 10⁻n, हमें प्लेस का पता ही नहीं है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं 10⁻n, पता ही नहीं है अभी कौन से प्लेस पे, तो मल्टीप्लाई क्या किससे कर सकता हूँ, 10⁻n से कर सकता हूँ ना, ठीक है। अब n की वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन से प्लेस पे होगा, 1 आएगी तो 10 प्लेस, 0 आएगी तो 1 पे, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस, ये आ गई इसकी प्लेस वैल्यू, ये आ गई फेस वैल्यू, दोनों का डिफरेंस कितना है, 693। करो जी सॉल्व इसको, 10 n जो है ये दूसरी साइड चला जाएगा प्लस में, तो कितना हो गया 793 में 7 ऐड करेंगे 700 हो जाएगा। 10⁻n जो एक साइड पर रखो, 7 से डिवाइड करो, कितना बचा 100, ठीक है। तो 10⁻n इज इक्वल टू 100। अब 100 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10⁻2। अब देखो बेस सेम है, इन दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है ना दोनों के, तो इनकी जो पावर्स हैं वो भी सेम होंगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, n की वैल्यू 2 मतलब कौन से प्लेस पे हुआ, ये 100 प्लेस पे हुआ, तो 100 प्लेस पे हुआ 7, ये पूछा है ना कौन से प्लेस पे, तो क्या लिखोगे 100 प्लेस, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन इफ़ द डिजिट इन 110 प्लेस ऑफ अ 3 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज, द न्यू नंबर बिकम 180 लेस देन ओरिजिनल नंबर, द यूनिट डिजिट इज़ 5 एंड द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर इज़ 15, फाइंड द नंबर। और एक 3 डिजिट का नंबर है ना, उसके 10 डिजिट और 100 डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दिया, और जो पुराना नंबर था, ओरिजिनल नंबर था, वो नए नंबर से 180 जो है वो, नया नंबर पुराने नंबर से 180 छोटा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 180 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो पुराना नंबर क्या होगा, मतलब ओरिजिनल नंबर, किस तरह से नंबर बनता है, मान लो ये है 1 प्लेस, ये है 10 प्लेस, ये है 100 प्लेस। 1 प्लेस पे मैं रख रहा हूँ x, 10 प्लेस पे मैं रख रहा हूँ y, 100 प्लेस पे मैं रख रहा हूँ z। क्वेश्चन के अनुसार ये तो फिक्स है हमारे पास, ये यूनिट डिजिट पे क्या बोल रहा है, ये 5 है, ठीक है। अब नंबर कैसे बनेगा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। z को कितने से करेंगे 100 से, क्योंकि 100 डिजिट है ना, तो नंबर कैसे बनेगा 100z प्लस 10y प्लस 5, ऐसे ही बनेगा ना नंबर हमारे पास। 100 को 100 डिजिट से, जो 100 डिजिट कैसे निकलेगा, इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 को 10 से, 1 को 1 से, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास ओरिजिनल नंबर। अब डिजिट इसके चेंज हो गए भाई, z को y की जगह लिख लिया, y को z की जगह लिख लिया, तब क्या बन जाएगा हमारे पास 100, न्यू नंबर क्या बनेगा 100y प्लस 10z प्लस 5, और यूनिट डिजिट सेम ही है दोनों में। अब बोल रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है, न्यू नंबर जो है ओरिजिनल से 180 कम है, तो मतलब अगर हम पुराने में से, ओरिजिनल नंबर में से नया नंबर माइनस करें तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है यहाँ पर साइन नेगेटिव हो रहा है ना, ब्रैकेट लगा लेंगे। तो ओपन करेंगे 100z प्लस 10y प्लस 5 माइनस हो जाएगा 100y माइनस 10z प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू 180, माइनस है ना, माइनस हो जाए, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, कैंसिल कर लो पहले।
100z माइनस 10z कितना हो जाएगा 90z, और 10y प्लस का है माइनस का 100y, तो माइनस का 90y इजिकल टू 180, 90 कॉमन ले लो, z माइनस वाई इजिकल टू 180, z माइनस वाई इजिकल टू 180 अपॉन 90, और z माइनस वाई इजिकल टू 2। ठीक है, 2 आता है ना। अब जो है ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1, मान लो इसको z माइनस वाई इजिकल टू 2। तो देखो एक और बात बताइए कि ऑल डिजिट का सम, ओरिजिनल नंबर के सभी डिजिट का सम जो है वो 15 है। सारे डिजिट कौन थे, z प्लस वाई, x की जगह 5, यूनिट डिजिट तो 5 है ना, इनका सबका सम जो है वो 15 है। तो यहाँ से ये आ जाएगा z प्लस वाई इजिकल टू 15 माइनस 5 कितना हुआ 10, तो z प्लस वाई इजिकल टू 10। ठीक है, z प्लस वाई इजिकल टू 10 हुआ। यहाँ से इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 से ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, सॉरी। ठीक है, अब 2 से जो है y की वैल्यू निकालो, 10 माइनस z आ गई, 2 से y की वैल्यू निकाल लो और उसको 1 में पुट कर दो। तो z, अब y की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस, z की जगह क्या लिखना पड़ेगा, y की जगह क्या लिखना पड़ेगा 10 माइनस z। ठीक है, 10 माइनस z इजिकल टू 2। तो देखो ये बन गया z माइनस 10, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, z इजिकल टू कितना 2। अब जो है ये बन गया z और z हो गया 2z। ठीक है, माइनस का है ये दूसरी साइड क्या प्लस का बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 2 कितनी 6, z आ गया 6, z की वैल्यू 6 रखो कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4। डिजिट क्या बन जाएगा हमारे पास, डिजिट बन जाएगा हमारे पास z है 6, y है 4 और यूनिट डिजिट है 5। तो ये हमारे पास ओरिजिनल डिजिट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, 645 ओरिजिनल डिजिट बन जाएगा। तो ये तो हालांकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से थे क्वेश्चन, बट जो है आपको बेसिक डिटेलिंग जो है, बेसिक जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए थी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं होना था अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो यह हमने कुछ एक क्वेश्चन लिख लिए। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। इंट्रोडक्शन हो गई, अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबल मतलब कोई नंबर किससे कट रहा है। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक प्राइम होते हैं, एक कंपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है, किसी से डिवाइड ही नहीं होते कम्प्लीटली, उनको बोला जाता है प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जो जिनके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी के मल्टीपल होते हैं, उनको बोला जाता है कंपोजिट। जैसे 4 है ना, 4 किसका मल्टीपल है 2,2, 6 है तो 2,3 का। तो प्राइम नंबर जो किसी के मल्टीपल नहीं होते, ठीक है, अगर किसी से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते, और कंपोजिट जिनके फैक्टर्स होते हैं और जो किसी ना किसी के मल्टीपल होते हैं, मतलब किसी ना किसी के टेबल में आते हैं। सिंपल सी बात अगर बोले। अब डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ठीक है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है कम्प्लीटली, तो उसका रूल क्या है, लास्ट डिजिट या तो इवन हो या तो 0। इवन मतलब 2, 6, 8, 4 भी आता है, 2, 4, 6, 8, जिसके एंड डिजिट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आ गया, वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल हो, जैसे 8, 4, 3, 2, 6, 8, तो पता है 8 आया लास्ट में, किससे डिविजिबल होगा 2 से डिविजिबल होगा। इफ़ द सम ऑफ 3 से, अब 3 से देखो, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है ना हमें, तो सिर्फ देखना है कि सभी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2, 7, 9, क्या है 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है, सबका सम करेंगे हम। ठीक है, 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 जो 3 से डिविजिबल है, तो मतलब जो हमारा 2, 7, 9 है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, फिर आता है 4 से,
इफ़ द लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4। 4 से सीधा रूल है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल हो तो पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 6 9 3 2, तो हम लास्ट के 2 डिजिट देख लिए 32 है, 32 4 से डिविजिबल होता है ना, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। देखिए 4 में हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट, 8 में हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, 16 में देखते हैं लास्ट के 4 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 में क्या देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट, 8 में लास्ट के 3 डिजिट, 16 में लास्ट के 4 डिजिट, वो जो है 8 वाले में 8 से होने चाहिए, 16 वाले में 16 से होने चाहिए, 4 वाले में लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से होने चाहिए। अब 5 का तो सीधा असूल है कि या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो हमारा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको भी पता होगा। 6 का ये रूल है कि अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी होगा। ठीक है, 7 का हमें अब देखेंगे अभी थोड़ी देर में। 8 से क्या है, इफ़ 3 लास्ट, अभी 8 का मैंने बता दिया ना कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तब हमारा जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। 9 से कि सबका सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जितने भी हमारे पास नंबर हैं उन सब का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तब हमारा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। अब 10 का तो आपको पता है कि लास्ट का डिजिट जो है 0 होना चाहिए, तभी हमारा 10 से कोई नंबर डिविजिबल होता है। जो अभी हमने पढ़े इनके बारे में तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होगी, पर अब जो हम करेंगे ना, अब थोड़ा सा अलग, जो प्राइम नंबर होते हैं बेसिक वही पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इनका डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, डिविजिबल चेक करो, क्या डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक रूल पढ़ेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर के लिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, जैसे हमारा 7 है और 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 29 है, 31 है। ठीक है, तो इन सब के लिए एक ही रूल चलता है, उस रूल का नाम है सीड नंबर रूल। क्या बोलते हैं उसको, सीड नंबर रूल। ठीक है, तो सीड नंबर रूल क्या बोलता है, एक फॉर्मूला देता हूँ, 10n ± 1। ठीक है, जैसे हम 7 के लिए निकाल रहे हैं ना सीड नंबर, हर एक नंबर जितने भी हमारे पास ये नंबर है ना, जितने भी ये नंबर है सबके 2 जो है वो सीड नंबर होंगे, 2 सीड नंबर होंगे। ठीक है, और दोनों जो सीड होंगे और अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और एक और बात कि दोनों का सम, दोनों सीड नंबर का सम जो है उस नंबर के बराबर होगा जिसके हम निकाल रहे हैं। जैसे 7 के सीड नंबर है ना, तो 7 के दोनों जो सीड नंबर है उनको ऐड करोगे तो 7 आएगा। 11 के दोनों जो सीड नंबर होंगे उनको सम 11 आएगा। 13 के दोनों सीड नंबर का सम 13 आएगा। 17 के 17 आएगा। ठीक है, अब बात आती है मेन कि सीड नंबर होते क्या है, निकालने कैसे। देखो हमारे पास 7 है ना, 7 के जितने भी मल्टीपल है, ठीक है, जितने भी मल्टीपल है, ऐसे मल्टीपल देखने हैं जिनको कि हम इस नोटेशन पे लिख सकते हैं। क्या नोटेशन है ये, 10n प्लस या फिर -1। क्या बोलेंगे इसको, 10n प्लस -1, कि ऐसे मल्टीपल देखेंगे हम अपने नंबर के जो इस नोटेशन पे इस तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ध्यान से देखो, +-1 है ना, या तो वो एक जिनके एंड पे, ऐसा मल्टीपल जिनके एंड डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए, या फिर 10 से 1 का मतलब 9 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर देखेंगे हम, ऐसे मल्टीपल देखेंगे जिनके यूनिट डिजिट पे या तो 1 हो या फिर 9 हो। ठीक है, उन्हीं को लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में। अब देखो हमारे पास 7 है ना, 7 का मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल 2 होंगे, हर एक के ऐसे 2 मल्टीपल होंगे। एक तो हमारे पास आ गया 7:3 23 है ना, 7:3 23। अब 23 को लिख सकते हैं इस नोटेशन पे, कैसे लिखेंगे, 23 है तो 23 मतलब 10:2 20 और +1 21, सॉरी 21 है, मैं 23 बोल रहा हूँ, 21 है। ठीक है, और 49 है, 49 मतलब 7:7 49 होता है।
ठीक है। 7:7 49 होता है। 49 को मैं लिख सकता हूँ 10:5 50 हो गया। 50 से 1 माइनस करना है, हो गया। ठीक है, तो इस नोटेशन पे सिर्फ 2 नंबर निकले। 2 नंबर कौन से निकलेंगे? जिनके एंड डिजिट पे 1 हो या फिर 9 हो। ठीक है, 2 ही नंबर निकले ना ऐसे। तो इस नोटेशन पे हम सिर्फ ऐसे 2 नंबर को लिख सकते हैं। ये हमारे पास यहीं से 2 सीध नंबर निकले। 2 है यहाँ पर, 10 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एन क्या है इसमें? 2 है, यहाँ है ना एन, जैसे एन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? 5। ठीक है, 5। अब एन जो है एन के साथ +1 है, तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। जिसके साथ प्लस हो ना एन के साथ, वो माइनस में लेंगे, और जिसके साथ माइनस हो उसको लेंगे प्लस में। ठीक है, +5। तो 2 सीड नंबर निकल गए हमारे पास। एक निकल गया -2, एक निकल गया +5। समझ में आया? 2 सीड नंबर कैसे निकालने हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 के जितने भी मल्टीपल हैं, ऐसे नंबर जिनको 10:n+-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे नंबर होंगे वो? जिनके तो यूनिट डिजिट पे या तो 1 हो या फिर 9 हो, उन्हीं को लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में। तो उनको लिखा, जैसे 21 को लिखा मैंने 10:2+1, और 49 को लिखा मैंने 10:5-1। 2 नंबर बन गए। अब जो है एन की वैल्यू डिपेंड करती है, अगला प्लस का है तो हम एन की वैल्यू माइनस में लेते हैं, अगर माइनस है -1 के साथ है तो प्लस में लेंगे। ठीक है, 2 एन निकल गए। तो एन इज इक्वल टू कितने आ गए हमारे पास? -2 और प्लस का 5। 2 हमारे पास क्या आ गई? सीड नंबर आ गए 7 के लिए। अब देखो इन दोनों का सम करोगे, 2 और 5 का सम करोगे, कितना आएगा? 7 ही आएगा ना। मैंने बोला था ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे, 2 आएंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। दोनों का सम जो है हमेशा 7 होगा। ठीक है, 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 ही आएगा। तो इस तरह से एन की वैल्यू हमने निकाली। हम हमारे को ना डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए इन दोनों सीड नंबर में से छोटे वाले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, छोटे वाले को हम ज़्यादा जो प्रेफर करते हैं। छोटा कौन है इसमें? -2 है ना। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल में -2 का क्या रोल रहेगा? 2 हमने डिविजिबिलिटी, 2 हमने सीड नंबर निकाल लिए। कौन कौन से? -2 और क्या निकाला हमने? +5। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं एन की वैल्यू -2 एंड +5। किसके लिए? फॉर 7 के लिए। ठीक है, अब देखो इसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है। ये है हमारे पास डिजिट 39438, डिविजिबल बाई 7 चेक करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले नंबर को लेंगे, यूनिट डिजिट है 8। तो 8 को हम क्या करेंगे? अपने एन से, एन की वैल्यू हम लेंगे -2, छोटी वाली लेंगे हम। ठीक है, एन की वैल्यू -2 लेंगे। इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से किया मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 8 2 जा 16। अब 16 किसका आएगा? माइनस का आएगा ना, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किससे? 8 को नहीं इसमें शामिल करना, 8 से अलावा जितने नंबर बच गए ना, जितने ये बच गया नंबर, इससे माइनस करेंगे, इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे 16 को। 8 को सीड नंबर से मल्टीप्लाई किया, और माइनस का सीड नंबर तो हमने माइनस किया, यहाँ पर प्लस का होगा तो प्लस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। पर अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। किससे? 8 को छोड़ के जितने हमारे डिजिट बन गए, लास्ट डिजिट को छोड़ के जितने हमारे बच गए। तो करो भाई, कितना आ गया? 13 है ना। 13 बन गया। 13 से 6 सब्सट्रैक्ट करो, 7। यहाँ पर हमारे पास 3 बचा, ये आ गया 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। 7 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, कितना आ गया? 14। सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, अगले वाले डिजिट के 7 को छोड़ के, 7 को छोड़ के जो है अगले वाले डिजिट के साथ ही सब्सट्रैक्ट करना है। 378। अब 8 को करो मल्टीप्लाई, वही -16 आ जाए, कितना आ गया? 21 आ गया ना आपके पास।
अब 21 को चेक करो कि 7 से डिविजिबल होता है, होता है, तो बस ये पूरा डिजिट भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीड नंबर के बारे में जान लिया ना, उस सीड नंबर के बाद जानने के बाद जो है आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये प्रोसेस, तब जाके अगर लास्ट का जो नंबर आता है ना वो अगर 7 से डिविजिबल है, जिस भी नंबर के आप निकाल रहे हो डिविजिबिलिटी, अगर उससे डिविजिबल है तो हमारा वो नंबर भी डिविजिबल होगा। 7 के लिए आपको आसान लग रहा होगा, 7 के लिए तो आप ऐसे भी निकाल लोगे, बट जब आप जाओगे 29, 31, 7, 97 तक ना, उसके लिए आपको पता चलेगा कि सीट नंबर की इम्पोर्टेंस है क्या। या फिर इसी नंबर को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ ना, तब आप डिविजिबिलिटी ईजिली चेक नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सीट नंबर अगर होगा, अगर हमारे पास रिमाइंडर जो आ रहा है लास्ट में वो 7 से डिविजिबल है ना, लास्ट में 21 बचा, ये 21 बचा, ये 7 से डिविजिबल थे, तो मतलब हमारा पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे ईज़िली आप जो सीट नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी। तो 7 की बात अभी तक हमने की, अब हम 13 की करेंगे। 13 के मल्टीपल देखो, अब 13 के मल्टीपल देखो, इनमें से कौन सा जो ऐसे लिख सकते हैं हम 10:n प्लस या फिर -1, मतलब जिनके डिजिट पे, बेसिक बात है, जिनके डिजिट पे या तो 9 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए, तो दो हैं ऐसे 39 है। 39 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10:4 -1, और 91 को 10:9 +1। तो कौन कौन से सीड नंबर बने मेरे पास, 4 के साथ -1 है तो प्लस का 4 बना यहाँ से, और ये बन गया मेरे पास माइनस का 9। अगर मेरे को ना एक ही पता है सीड नंबर, पहला निकाल लिया मैंने 4, तो अगला मेरे को पता है कि अगला जो है 13 बनाना है, 13 के लिए निकाल गए ना हम 13 के लिए, एक 4 है तो अगला क्या होगा, 9 4 13, तो 9 होगा। बट अगर प्लस का 4 पहले आ गया तो अगला जो है वो माइनस का ही होगा। इतना बेसिक डिटेल आपको पता है कि दो सीड नंबर होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का। तो पहला अगर प्लस का 4 आ गया ना, तो अगला क्या होगा, माइनस का 9 होगा। ठीक है, दोनों को सम करोगे तो 13 ही आएगा। तो +4 और -9। अब यहाँ देखो 5 9 3 7 1। ठीक है, यहाँ पर अब छोटे वाला लेंगे हम, कौन है, 4 है, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 4, प्लस है ना तो प्लस करेंगे, प्लस का 4 है सीट नंबर, 7 4 11 4 9 5। अब यहाँ पर देखो 1 है, 1 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 आया, 4 को अगले डिजिट के साथ ऐड कर दो। ठीक है, अब जो है कितना है, 8 आया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 32, करो ऐड। तो मेरे पास आ रहा है 91। अब 91 क्या 13 से डिविजिबल होता है कि नहीं, होता है ना, तो मतलब कि ये नंबर भी हमारा 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है। अगर जो हमारे पास लास्ट में बचेगा तो 0 बचेगा लास्ट में, अगर और आगे जाओगे आप। ठीक है, तो या तो नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको और आगे करोगे ना आप, 13 ही आएगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 आया, 9 4 13, अब 13 भी 13 से मल्टीप्लाई होगा, 91 नहीं देखना है तो अगला अगला निकाल लो 13। ठीक है, 13 जो है वो क्या है, 13 से डिविजिबल ही होगा, तो ये पूरा जो नंबर है वो भी क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा। इस तरह से सीड नंबर वाला कॉन्सेप्ट चलता है। 17 का देखो भैया, फटाफट से 17 का, 17 के लिए मेरे को सीड नंबर बताओ, देख के पता लगेगा। यहाँ से जो है क्या है, 51 आया ना, 51 मतलब -5, और -5 है, 17 बनाना है तो 12 होगा अगला, 12 किसका होगा, प्लस का। ठीक है, 12 और 5 जो होता है ना 17, कौन सा लेंगे हम, माइनस का 5 लेंगे, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 4 1 7 6 9 के साथ। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप कर सकते हैं इजीली,
लास्ट वाले डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 ज़ा माइनस करेंगे 1 3 1 4, ठीक है 1 आया। 1 को 5 से करोगे माइनस तो मल्टीप्लाई तो 5 ही आएगा। अब जो है कितना है 8 0 4, फिर से करोगे 5 से 40 आया, मतलब कि 0। या तो 0 आना चाहिए या तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 17 से डिविजिबल हो। 0 आ रहा है मतलब ये भी जो क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, ये 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है। या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसा नंबर जो कि 17 से डिविजिबल हो। तो आपको इस तरह से 17 का 70 जो है वो सीट नंबर भी पता लग गया। नेक्स्ट देखते हैं 19 के लिए। 19 के लिए क्या क्या सीट नंबर होंगे भाई। 19 के लिए जो सीट नंबर होंगे, देखो कौन कौन से सीट नंबर होंगे। जैसे है हमारे पास 19 तो पहले ही है 19 को ही हम लिख सकते हैं 10⁻2 -1। तो यहाँ से जो सीट नंबर है वो क्या आ जाएगा, +2। एक 2 है तो अगला 17 होगा, पर कैसा, पहला प्लस का है तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो हम क्या लेंगे, 2 ही लेंगे ना, पॉजिटिव वाला ही लेंगे, पॉजिटिव वाला ही हम लेंगे। तो फिर इसको चेक करना है आपने कि है डिविजिबल किया नहीं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 23 के लिए वैसे निकाल सकते हैं। मेरा मोटिव ये है कि सीट नंबर रूल जो है सबको सिमिलर ही चलेगा ना, सबके लिए सिमिलर रहेगा। 23 के लिए क्या है, 6 ये है, देखो 23 के लिए 23 के लिए एक तो 69 है, और 69 मतलब कि 7 आएगा, प्लस का 7 आ जाएगा और एक 16 माइनस का आ जाएगा, 2 सीट नंबर में, ठीक है। लास्ट डिजिट किससे क्या करते हैं, सीट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जैसा सीट नंबर के साथ साइन होता है वैसा या फिर ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, वही प्रोसेस चलेगा। लास्ट में आपका जो नंबर आना चाहिए वो उस नंबर से डिविजिबल हो या तो 0 हो, सिंपल सा मतलब सीट नंबर का। इससे आप जितने भी नंबर है ना, प्राइम नंबर, सबका जो है वो डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल अब इस रूल के जरिए जो है वो थोड़ा सा तो ईजी लगा होगा, ठीक है, थोड़ा ईजी तो हुआ होगा इसके जरिए। अब हम जो है बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है इफ़ 10 डिजिट नंबर 5 4 7 2 6 x 7 9 y 6 इज डिविजिबल बाय 72, फाइंड 5x - 3y, ठीक है। नंबर है 72। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी होता है क्वेश्चन, देखो क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। 72 है ना, कोई नंबर 72 से डिविजिबल कब होगा। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर तो ये बन गया 8 × 9। आप बोलोगे कि 12 आगे भी बन जाएगा, 12 × 6 भी बन जाएगा, ठीक है। बट हम 8:9 क्यों लेंगे। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि आपके जो लास्ट के 3 डिजिट है ना वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पे तो लास्ट के 3 डिजिट है, इसमें हमारी प्रॉब्लम है y की वैल्यू निकल जाएगी हमारे यहाँ से, ठीक है, y की वैल्यू निकल जाएगी ना तब। अदरवाइज़ हम कोई और डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो उससे पॉसिबल नहीं है, तो हम 8 से लेंगे, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी तब जाके चेक करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम देखो लास्ट के 3 डिजिट क्या है इसमें, 9y 6/8 करेंगे। अब 8 की हमें लिस्ट वैल्यू लेनी है, और y की फॉर द लिस्ट वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू लिस्ट 0 लेंगे, 0 ली भाई, 0 देखो अब चेक करो, 8 बन जाए 8 बन जाए 8, 26 नहीं होगा भाई। फिर 0 नहीं हुआ तो लिस्ट और क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, 3 बचा नहीं होगा। फिर लिया 2, y की वैल्यू, y की जगह 2 रखा,
8 बन जा 8, 8 बन जा 8, अच्छा 4 नहीं, फिर 3 लेंगे। ठीक है, 3 लेने पे डिविजिबल हो रहा है, तो मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा 0 से भी, 1 से भी, 2 से भी। लिस्ट पूछा तो लिस्ट के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। अगर हाईएस्ट बोला होता तो 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 9 से पीछे को हटते हैं अगर हाईएस्ट वैल्यू आप, यहाँ हाईएस्ट बोला था, मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट बोला था, बट हमें लिस्ट बोला तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे चलेंगे फिर। ठीक है, हमारे 3 पे निकल गई तो 3 पे स्टॉप होगा। मतलब 8 से तो हमने डिविजिबिलिटी क्लियर कर लिया, अब तो क्या बचा 9। तो 9 से नंबर कोई डिविजिबल कब होता है, बताया था डिविजिबिलिटी रूल कि सबका सम जो है वो कितना होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए सबका सम, यानी कि 5 4 7 2 6 x 7 9 और y की जगह आप 3 रखो 6। अब सबका सम करो, 5 और 4 9, 9 और 7 हो गया आपके 16 और 2 18, 18 और 6 जो है आपके 24, 24 और 6 हो गया आपके 30, 30 और 10 हो गया आपके 40 और 49, 49 प्लस क्या बच गया, x बच गया। ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 9 49 को करोगे तो इससे कम हो रहा है, 4 जाता है 36, 5 या 45, 45 से मतलब कि आगे देखना पड़ेगा 5 से, फिर 6 से कितना होता है 54, 54, 54 बनाना पड़ेगा। अब इसको x की वैल्यू क्या रखें कि 54 बन जाए, तो 5 रखने पड़ेगी x की वैल्यू, तभी होगा ना 54। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सबका सम किया ना इनका, इनका सम ये आ गया हमारे पास। जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी 49, वेरिएबल x बच गया, ऐड किया। अब देखना है हमें कि 54 मतलब 9 से डिविजिबल कब होगा, 49 तो होगा नहीं। ठीक है, तो 49 में क्या ऐड करें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 49 से अगला जो होता है हम नियरेस्ट देखेंगे तो वो 54 होता है। 54 बनाने के लिए हम x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 5 रखनी पड़ेगी, तब जाके बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से चलता है ये रूल। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन का इस तरह से ही रहता है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर है। यहाँ पर देखो, इफ़ 9 डिजिट नंबर दिस 8389x डिविजिबल है 72। अच्छा, उस क्वेश्चन पे हमारे को 5x माइनस 3y बोला था ना, तो आपने निकाल लेंगे वैल्यू, x की जगह x रखेंगे, y की जगह y रखेंगे, वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर भी 72 है, वही रूल लगाएंगे 8 और 9 वाला। 8 से हमारे लिए ईजी हो जाता है लास्ट का नंबर निकालना। ठीक है, 8 से ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर है 7 8 y, 8 से डिवाइड करो तो 8 जो है वो 9 में 72 और बच गया हमारे पास कितना, 6 बच गया। y की वैल्यू वन रखने पर 60 बन गया, नहीं 264, y की वैल्यू हमें 4 लेनी पड़ेगी, 64 ही होता है डिविजिबल। यहाँ से आप चेक कर सकते हो ना, इससे 7 8 y आया, तो 8 से यहाँ से किया 9 में 72, 6 बच गया। 6 से आगे क्या रखना पड़ेगा, 64 होता है, तो y की वैल्यू हमें 4 लेनी पड़ेगी, तो ये 64 बनेगा ना। यहाँ से 6 जो रिमाइंडर बच गया, 6 और 4 64, 1 रखेंगे तब 61, 2 रखेंगे 62 नहीं होता, 63 भी होता है, 64 होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट y की वैल्यू 4, बजाय चेक करने के सीधा ऐसे, तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ से निकल गई, y इज इक्वल टू 4। 9 से चेक करो, y की जगह 4 रखो, सबका सम करो, 3 और 7 हो गए 10, 8 और 8 16 और 4 20, 20 और 10 हो गए आपके 30, 9 और 9 और 9 18,
30 और 18 आपके हो गए 48, तो 48 प्लस एक्स। अब ये देखना है 48 ही हुआ ना, यहाँ 3 और 7 हो गया आपको 10, 8 और 8 16 और 4 20, 9 और ये 9 बचा 18, तो हमने 13 को 18 ऐड किया। हाँ ठीक है, 48 ही होगा, तो 48 प्लस एक्स अपॉन 9, तो वही है 48। 48 में देखो या तो 45 होता है, 45 पे आप अगला 54 होता है, 54 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी, वाई हमने कितना 4 निकाल लिया, तो हमें 6 एक्स चाहिए, 6 इंटू एक्स मतलब 6 प्लस 7 इज टू 4। ठीक है, यहाँ से वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो, 64 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर 6Q8187Q इज डिविजिबल बाई 88, फाइंड P इंटू Q। 88 है मतलब 8 से डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा। 8 से तब होगा जब ये वाला 15 नहीं सॉरी लास्ट की 3 डिजिट 57Q अपॉन 8, 8 से करो 7 1 बच गया, 1 बचा मतलब कि 8 16 होता है 2 गया ना, तो 6 रखना पड़ेगा क्यू की जगह, 6 रखना पड़ेगा क्यू की जगह, क्यू की जगह 6 रखेंगे तभी 72 आएगा। क्यू जो है वो आ जाएगा 6, यहाँ से ऐसे किया ना मैंने 7 क्यू रखा है ऐसे 8, तो 8 जो 7 जो होता है वो 56, 1 बच गया। अब एक के साथ क्या जोड़ें कि 8 से डिविजिबल जो हो जाए, तो 8 2 जा 16 होते हैं, तो यहाँ पर अगर मेरे पास 6 होता तो अभी 16 बनने थे ना, तो क्यू की जगह मैंने 16 रखा, 6 रखा। ठीक है, 16 बन गया, 2 से हो गया, मतलब कि क्यू जो है हमारा 6 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जब प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन की तो हो जाएगी नॉलेज, ऐसी बात नहीं है। अब जो क्यू आ गया हमारे पास 6, अब 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से जो रूल बोलता है, 11 से कोई नंबर डिविजिबल होता है अगर उसके जो ऑड प्लेस पे है जो नंबर, ये तो आ गया 6 में, जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उनका सम माइनस इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम या तो 0 हो या तो डिविजिबल बाई 11 हो। अब देखो ऑड प्लेस पे क्या है, 6 और 5 11, 11 और 5 11 और 5 16 और 6 22 माइनस, अब इवन प्लेस पे देखो क्या क्या है, 7 और 1 8 और की, तो 8 और पी मतलब 8 प्लस पी। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, आइदर 0 और ऐसा डिजिट आना चाहिए जो डिविजिबल बाई 11 है। तो अगर मेरे को 0 बनाना है डिफरेंस, तो इन दोनों का सम 22 करना पड़ेगा। डिफरेंस 0 बनाना है ना, 22 में से 22 माइनस करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का सम 22 बनाना पड़ेगा। 8 में क्या ऐड करूँ, 14, तो 8 में क्या करना पड़ेगा 14, मतलब पी की वैल्यू मेरे को 14 लेनी पड़ेगी। 14 क्या कितने डिजिट का नंबर है, 2, और हमारे को बोला है कि पी और क्यू सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो 0 बनाना तो पॉसिबल नहीं है। 0 बनाने के लिए पी की वैल्यू 14 लेने पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, 14 2 डिजिट नंबर है। तो 0 के अलावा हम क्या बना सकते हैं, या तो 0 हो, आइदर मल्टीपल हो किसका 11 का, तो 0 वाला प्लान कैंसिल। अब 11 का मल्टीपल है 11 बनाने के लिए, 11 बनाने के लिए 22 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 11 माइनस करना पड़ेगा। और इन दोनों को 11 बनाने के लिए क्या पी की वैल्यू क्या होना नेसेसिटी है, 3 होना नेसेसिटी है, तभी जाके 22 माइनस 11 बनेगा। ठीक है,
तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझ में आया? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने क्या किया कि 11 और 8 से डिविजिबिलिटी देखिए। 8 से तो हमने निकाल लिया, 8 से तो हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए। 11 से निकालने के लिए जो हमारे पास ऑड प्लेस पे डिजिट होते हैं उनको ऐड करेंगे, इवन प्लेस पे डिजिट जो होते हैं उनको ऐड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। जो हमारे पास डिफरेंस है या आइदर 0 हो और मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो हमने देखा कि जो हमारे पास ऑड है उनको 22 आ रहा है, ठीक है, और इवन पे जो है हमारे पास 8 प्लस पी आ रहा है। तो 8 प्लस पी को 0 बनाने के लिए ना, 22 बनाने के लिए 14 होना चाहिए पी की वैल्यू। पॉसिबल नहीं है, 42 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको अब मल्टीपल ऑफ 11 बनाना। अच्छा, तो इसके लिए 11 बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ा, 3 वैल्यू लेनी पड़ी इसकी, ठीक है। तो ये हमारा जो डिफरेंस है वो 11 बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फिर। ठीक है, 3236A 187B is divisible by 144. Find value of A. 144 बन गया 16 और 9। अब 16 और 9 क्यों लिया, आपको भी पता होगा। 16 का रूल इजी है ना, 16 का इजी नहीं है पर यूज़फुल है 16 का यहाँ इस केस पे। या तो 8 और फिर 18 करना पड़ना था हमें, 8 और 18 पर वो 144 होता है। बट 18 का कोई स्पेसिफिक रूल हमें पता नहीं है, ठीक है। 9 का पता है, 9 के साथ 16 ले सकते हैं। और 16 का रूल हमें पता है कि लास्ट के जो 4 डिजिट हैं, 8 में 3 होने चाहिए, 16 में कितने होने चाहिए, 4। तो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं 187B, ये होने चाहिए डिविजिबल बाई 16, ठीक है। बी है, बी फॉर बॉल, ये कितने होने चाहिए, डिविजिबल बाई 16 होना चाहिए। तो करो चेक, 16 1 जा 16, 2 बच गया, 16 1 जा 16 और 11 बच गया, 11 1 1 16 4 कितना था, 16 8 16 7 जा 1 1 2। तो यहाँ पर 1 1 बचा है ना। अगला जो अगर मैं 2 लेता हूँ, बी की वैल्यू 2 लेता हूँ, तभी हमारा ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से, बी इज इक्वल टू 2। बी अगर 2 लेता हूँ तो 1 1 2 बनेगा और 16 से डिवाइड करते हैं तो 7, तभी जाके डिविजिबल होगा। 16 से बी इज इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। अब 9 से वही रूल है कि सबका सम चेक करो, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। करो चेक, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 हो गया आपके 14, 15, 15 और 8 हो गए 23, 23 और 7 हो गया आपके 30, 30 और 2 हो गए 32, 32 प्लस ए डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो 9 4 जा होते हैं 36, 36 बनाने के लिए ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी पूछा था इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए इस वाले लेक्चर पे हम आज के लिए यही करते हैं, ठीक है।
अभी डिविजिबिलिटी रूल तक की करते हैं। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, इसके सारे मैक्सिमम टाइप हमने कवर कर लिए हैं वैसे जितने टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बनते होंगे कुछ टाइप के, तो वो भी आप क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो उसको अगर बताना है। सीड नंबर रूल आपको पता लग गया होगा कैसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगला हमारा टॉपिक होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर निकालना काफ़ी बड़ा वो भी टॉपिक है, ठीक है। उसके साथ कुछ और टॉपिक भी कवर कर लेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में यही यहाँ तक ही काफ़ी है, ठीक है। सीड नंबर रूल और डिविजिबिलिटी रूल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो है आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाओ और मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर जो है वो गेन कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।